हमारे साथ आज शो पे जुड़ रहे हैं गोपाल अग्रवाल, HDFC AMC के काफ़ी सीनियर फंड मैनेजर, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में तो काफ़ी टाइम से हैं। गोपाल, गुड आफ्टरनून। ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंट को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिस्क वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड रेशो एज एन इक्विटी एज एन एसेट क्लास का, कंपेयर टू जो लास्ट के 15-18 महीने इन्वेस्टर्स ने इन्वायरमेंट को एंजॉय किया है? गुड आफ्टरनून। जैसे आपने कहा कि पिछला जो 15-18 महीने था, जो हमने देखा कि इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन आफ्टर जो है कोविड के पीरियड में जो काफी करेक्ट हो गया था, जो सब सेंट्रल बैंकर्स ने काफी लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी, तो उसके कारण इकोनॉमिक रिवाइवल काफी फास्ट था। साथ साथ जो फंडामेंटल रीजंस ये थे कि जिसमें कि FY21 में 18% नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखा, जो कि स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट हैज सरपास्ड एवरीबॉडीज एस्टिमेट। फिर FY22 में Q1 में 104% अर्निंग ग्रोथ थी। Q2 में ऑलमोस्ट 34% नेट प्रॉफिट ग्रोथ वी हैव सीन। तो मार्केट हैज रीच्ड एंड फैक्टर्ड इट वेल at 18,400 levels. So currently जो मेरा ये व्यू है कि जो है इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि कंपनियों की बैलेंस शीट ठीक हो गई है। टैक्स कलेक्शन इंडिया में काफी रीजनेबल स्ट्रांग है, और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम जो बेसिकली आती है वो हायर ट्रेड डेफिसिट, हायर ऑयल प्राइसेस से आती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डीकार्बोनेशन वेव है, ईवी अडॉप्शन हो रहा है, तो स्ट्रक्चरली जो है वी आर, ऐसा व्यू है कि स्ट्रक्चरली वी आर हेडिंग फॉर अ बेनाइन एनर्जी प्राइस सिनेरियो। तो ये सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी जो है काफी स्ट्रांग सिनेरियो पे है। तो अभी रिसेंट टर्म में जो हम मार्केट में जो करेक्शन देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये दो रीजन से हो रहा है। एक तो वैल्यूएशन काफी फास्ट इंक्रीज हो गया था, और दूसरा ये है कि जो है FII जो है मनी रोटेट कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में। तो पर ये मैं जरूर कहूंगा कि जो बैलेंस शीट की डेट रिडक्शन से फ्री कैश फ्लो जनरेशन इकोनॉमी में काफी हो रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो मार्केट करेक्ट हो सकता है, परंतु मार्केट के फंडामेंटल्स और बिजनेस के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हो गए। राइट गोपाल, आपने बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये पॉइंट एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। देखिए, आपका एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट HDFC AMC का हर साल हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं उसे रीड करने की, और वो है आपकी मैक्रो हैंडबुक, एनुअल मैक्रो हैंडबुक, जो काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर करती है कि नेक्स्ट 12-18 मंथ्स आप किस तरह का देख रहे हैं एलिमेंट्स जो बाजार के रिटर्न्स के ऊपर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो अभी अगर हम देखें वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट के, वो अपने 5 ईयर 10 ईयर एवरेजेस के ऊपर चले गए थे, और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो भी आज इस क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ जो 2 साल पहले हम मान के चल रहे थे उससे कम हुई है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा ये अर्निंग्स उतनी स्पीड से शायद ना बढ़े जो एनालिस्ट ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं, और वैल्यूएशन ऊपर चले गए? तो इन दोनों बातों के मिलाप के चक्कर में हम लोग एक 6-8 महीना ऐसा बिता सकते हैं जो बहुत नैरो रेंज में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस से बाजार अच्छे रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करना शुरू कर देगा। देखिए, आपकी ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही पर्टिनेंट है, और मैं इसमें ये बात जरूर कहूंगा कि मार्केट जो है वो स्लेव होता है अर्निंग ग्रोथ का, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी का। इसमें नियर टर्म में क्या हुआ है कि जैसे कि एनर्जी प्राइसेस आपने देखे कि ओमिक्रॉन के पीयर के पहले जो है काफी स्ट्रेंथन हो गई थी, स्पेशली ऑयल प्राइस और यूरोपियन गैस प्राइसेस, अमेरिकन गैस प्राइसेस जो है स्ट्रेंथन होने के कारण हमने देखा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है लास्ट 2 मंथ्स का ज्यादा आया है। और जब भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है इंडिया में, तो जनरली लिक्विडिटी जो है सिस्टम की कम होने लगती है, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमने क्लियरली देखा है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है बॉटम हो गए हैं और वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब ये देखना ये है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं, कि जैसे कि नियर टर्म ने कोल प्राइसेस में हमने ऑलमोस्ट 50% के ऊपर का करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है।
अभी ऑयल प्राइसेस जो है लास्ट 3-4 दिनों में जो करेक्ट हुई है, तो ये कैसा ट्रेंड सस्टेन करता है ये देखना बहुत बहुत जरूरी है, कि उससे ये डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, इट डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग टू प्रेजेंट वैल्यू बाय एन इंटरेस्ट रेट। तो अब यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सेम अर्निंग पे भी आपका पी मल्टीपल जो है वो डीरेट हो जाता है। तो यही चीज जो है, जो ये शॉर्ट टर्म को इम्पैक्ट कर सकता है। परंतु जैसे मैं ये कहूंगा कि जो इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक हो रहा है, जो वर्ल्ड जो है डिकार्बोनाइजेशन की तरफ जा रहा है, ईवी अडॉप्शन, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है मीडियम टर्म आउटलुक है इंडिया का काफी पॉजिटिव हो रहा है। नियर टर्म में डेफिनेटली कुछ कारणों से, जैसे कि मैंने कहा कि ये की मॉनिटरेबल है कि ट्रेड डेफिसिट कैसे मूव होता है, जो कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करता है। तो ये हमको देखना है। साथ साथ जो अभी आपने देखा कि फेड टेपरिंग की भी बात है, ऑलरेडी फेड टेपरिंग स्टार्ट हो गई है, दिस इज द फर्स्ट मंथ। इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि इंडियन रुपी का बिहेवियर जो है काफी कमेंडेबल था। वी हैव मूव्ड इन अ बैंड। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है काफी बेटर है पास्ट से। तो मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर को ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली एसेट एलोकेशन पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मार्केट में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ है वो दो कारण से, जैसे मैंने कहा कि सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में मनी की शिफ्ट हुई है, और थोड़ा हमारा वैल्यूएशन जो है नियर टर्म में स्ट्रेच हो गया था क्योंकि बहुत शार्प रैली मार्केट में थी। एक आखिरी सवाल गोपाल आपसे, वो ये कि अगर किसी इन्वेस्टर को, आपके यूनिट होल्डर्स को, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो सुन रहे हैं अभी आपको, अगर उनको 3 से 5 साल अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनानी है और उन्होंने अपना एसेट एलोकेशन ऑलरेडी रिगार्ड पे ले लिया है, सिर्फ इक्विटी पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या राइट तरीका होगा इस प्रॉफिट ग्रोथ को, इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन को अपने पोर्टफोलियो में कैप्चर करने का? क्योंकि लार्ज कैप्स एक डिफरेंट वैल्यूएशन बैंड में ट्रेड करते हैं वर्सेस देयर अर्निंग्स ग्रोथ, जबकि मिड कैप कुछ हिस्सा मिड कैप या स्मॉल कैप का ऑलरेडी बहुत आगे तक की स्ट्रांग अर्निंग ग्रोथ को ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है। लेकिन एक वाइड एक्सेप्टेंस ये होती है कि भाई ज़्यादा रिटर्न मतलब मिड कैप लंबी अवधि में। तो कैसे सही से इसको कैप्चर करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, मैं कुछ बातों का इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि हमने देखा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट का फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट ने 13 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम जो दी है, और लगभग 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव जो है इन 13 सेक्टर्स को प्रोवाइड किया है। तो हमारा ये फोकस है गवर्नमेंट का कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में इस साल का बजट यदि आप देखेंगे, बजटरी एलोकेशन लास्ट 10 साल का हाईएस्ट एलोकेशन है। तो और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट जो है काफी रिपेयर हो गई है, डेट इक्विटी रेशियो 0.71:1 हो गया है। तो आप यदि ये फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये काफी पॉजिटिव है। और साथ साथ जो बात चल रही है कि इंडिया कैन बी इंक्लूडेड इन जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, यदि ये हो जाता है तो कैपिटल फ्लोज का की भी काफी जो है सस्टेनेबल रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आप ये सब चीजों को क्लब करते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एक्सपोजर जरूर रखना चाहिए, जिसमें कि आपका ब्लेंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों रहेगा। और ये जो है हमने जो बैक टेस्टिंग भी की है लास्ट 16 साल की, कभी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं करती है। कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। तो इसी कारण ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो है इन्वेस्टर के लिए मेरे विचारों से एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें उनको निवेश करने की सोचना चाहिए। वो अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक का जो है नेट जो है फंडामेंटल्स अभी पहले से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, आपका आज आपने समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमेशा की तरह आपने यहाँ क्लैरिटी के साथ बताया कि इस समय क्या सोच होनी चाहिए और कैसे मार्केट इसमें आगे देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज ET न्यूज़ ऑफ देश को भी समय देने के लिए।